गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आप सभी का विषय क्लासेज के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे राजस्थान का एकीकरण और उसके अंदर हमने जो है चतुर्थ चरण तक कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों, जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक जरूर करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर राजस्थान के एकीकरण के 5वें चरण के बारे में। ठीक है, और 5वें चरण के बारे में पढ़ना है। देखिए 5वें चरण में क्या क्या घटनाएं किस किस प्रकार की होती है उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप सभी ध्यान रखिएगा, देखते देखते चलिएगा, सुनते रहिएगा। 5वां चरण, ठीक है। आइए देखिए 5वें चरण के बारे में। अपन पढ़ते हैं यहाँ पर राजस्थान एकीकरण का 5वां चरण। वही बातें हम पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले कब हुआ था, कब हुआ, तो आपको पता है कब हुआ था। देखो, याद रखना कब हुआ था, कब के बारे में पता है। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। तो दोस्तों ये किसमें आता है, 30 के बाद 15 और 15 मतलब अंधेरा, मामा और माँ, मायरी मई 1949 को हुआ था। कब हुआ था ये दोस्तों, 15 मई 1949 को यहाँ पर होता है। तब 5वें चरण का जो नाम है, नाम क्या लिखा जाता है दोस्तों, संयुक्त होकर, होकर से। देखो, संयुक्त में मिला और बृहद में मिला, तो संयुक्त बृहद राजस्थान, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान जो है इस 5वें चरण का नाम यहाँ पर लिखा जाता है। तो क्या होगा, नाम क्या होगा दोस्तों संयुक्त चरण का, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। क्यों हुआ भाई, क्यों, क्या मिला इसके अंदर, तो हम देखेंगे विलय किस किस का होता है। तो लाडलो यहाँ पर जो विलय हुआ था वो हुआ था रे किसका, मत्स्य संघ प्लस बृहद राजस्थान। मत्स्य संघ और कौन था दोस्तों, राजस्थान संघ या बृहद राजस्थान, इनको जब मिलाया गया तो क्या बन गया रे, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान यहाँ पर बन गया। ठीक है, अब आइए चलते हैं इसके कुछ पदाधिकारियों के ऊपर। और चलिए पदाधिकारी में सबसे पहले कौन आता है यहाँ का दोस्तों। इस समय जो है प्रधानमंत्री का पद खत्म हो चुका था और प्रधानमंत्री की जगह पर या तो बनाया जाने लगा था मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपने ट्रिक पढ़ी थी, मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को मुख्यमंत्रियों में। और मुख्यमंत्री बना कौन यहाँ का, हीरालाल शास्त्री। कौन बनते हैं दोस्तों, हीरालाल शास्त्री यहाँ के क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई देते हैं। कौन बनेंगे, हीरालाल शास्त्री। अब हीरालाल शास्त्री बन गए मुख्यमंत्री तो, लेकिन फिर राज प्रमुख वही है, पहले भी वही तो थे, चौथे चरण में भी वही थे। तो दोस्तों अधिकतर जो पद है ना, पद मंत्रिमंडल, देखो सुनना, पद मंत्रिमंडल सब जो भी हमने पढ़ा था वो सब किसके समान थे, चतुर्थ चरण के समान थे। किसके समान थे दोस्तों, चतुर्थ चरण के समान ही है। यहाँ का राज प्रमुख भी मान सिंह देते हैं, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह है और सारी चीजें वही थी। बस एक क्वेश्चन और बढ़ता है कि इसमें जैसे मत्स्य संघ को मिलाया तो मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत, इस शोभाराम कुमावत को कहां पर, तो जो शोभाराम कुमावत है इस शोभाराम कुमावत को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। बस एक व्यक्ति को शामिल किया गया था 5वें चरण में, उसका नाम क्या है यहाँ पर, शोभाराम कुमावत। इस शोभाराम को मंत्रिमंडल में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। तो चतुर्थ चरण के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, क्या देखेंगे, पद मंत्रिमंडल किसके समान था, चतुर्थ चरण के समान था। शोभाराम कुमावत को मंत्रिमंडल में क्या किया गया, यहाँ पर शामिल किया गया था। अब फिर क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों इस चरण को क्यों हुआ, इसमें बात आती है, एक समिति आती है, उसका नाम है डॉक्टर शंकर देवराय समिति। डॉक्टर शंकर देवराय समिति, जो डॉक्टर शंकर देवराय समिति है, ये डॉक्टर शंकर देवराय समिति
क्यों बनाई जाती है, क्या होता है, इसके बारे में देखिएगा। देखो, डॉक्टर शंकर देवराय समिति बनाई हमने। बनाते ही सबसे पहले इसका अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष कौन होगा? तो अध्यक्ष कौन होगा दोस्तों? डॉक्टर शंकर देव राय इसका क्या होगा? अध्यक्ष होगा। अब फिर दूसरी बात निकल के आती है, सर अध्यक्ष तो आपने बता दिया, लेकिन और कौन बताएगा? तो और भी मैंने कहा मैं बताऊं, और कौन बताएगा? सदस्य कौन कौन है? तो दोस्तों इसके सदस्य के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। देखो, क्योंकि समिति है तो अध्यक्ष थोड़ा काम करेगा, क्या बनाए जाते हैं? सदस्य बनाए जाते हैं। और इस समिति के जो सदस्य है वो सदस्य हमारे पास कौन होंगे? इसके सदस्य दोस्तों आर के सिद्धवा, आर के सिद्धवा और ए के रघुदयाल, ये दो व्यक्ति इसके क्या थे? समिति के सदस्य थे। आर के सिद्धवा और रघुदयाल इसके क्या बन जाते हैं? रघुदयाल नहीं, प्रभुदयाल, प्रभुदयाल, प्रभुदयाल और आर के सिद्धवा समिति के क्या है यहाँ पर? अध्यक्ष। आप देखिएगा काम की बात क्या है, काम की बात है, समिति को बनाया क्यों गया। तो दोस्तों कहानी के तौर पर समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। देखो, मत्स्य संघ से पहले, किससे पहले? मत्स्य संघ से पहले, मत्स्य संघ जब गठन हुआ तो मत्स्य संघ के राजस्थान में मिलने से पहले अलवर भरतपुर जो रियासतें थी ये मध्य प्रदेश में जाना चाहती थी। ठीक है, अलवर भरतपुर रियासत कहाँ जाना चाहती थी? मध्य प्रदेश के अंदर मिलना चाहती थी, लेकिन यूपी के अंदर मिलना चाहती थी, मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, यूपी के अंदर। क्यों मिलना चाहते थे? क्या कारण हो गया यूपी के अंदर मिलने का? तो कारण एक था सिंपल था, उनकी जो भाषाई आधार था, उनकी जो भाषा थी और उनकी जो संस्कृति थी वह यूपी के लोगों से ज्यादा मिलती जुलती थी। इसलिए अलवर और भरतपुर रियासतें एकीकरण में मत्स्य संघ के संयुक्त वृहत राजस्थान में विलय से पहले कहाँ जाना चाहती थी लाडलो? यूपी के अंदर जाना चाहती थी। अब ऐसी घटना होगी तो कुछ ना कुछ तो कारण बनेगा। तो वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर क्या कर दिया? जनता का मत जानने की कोशिश की। भाई राजा तो वहां चल जाएंगे, कोई दिखे तो भारत में, लेकिन जनता का मत जानने की कोशिश करते हैं। और जनता के मत के लिए क्या करते हैं? वो जनमत करवाते हैं, मतलब घर घर जाकर के देखकर पूछते हैं, पूछताछ करते हैं कि आप राजस्थान में रहना चाहते हो या यूपी में जाना चाहते हो। जब जनमत करवाया जाता है दोस्तों, अलवर भरतपुर की 90% जनसंख्या राजस्थान में मिलना चाहती थी और राजस्थान में मिलना चाहती थी, तो राजस्थान में उनको मिलाने के लिए जनमत करवाया गया। 90% आंकड़ा निकला, तो उस अलवर भरतपुर रियासत को राजस्थान में क्या, भरतपुर धौलपुर जो है, भरतपुर धौलपुर रियासत का राजस्थान में क्या कर दिया जाता है? यहाँ पर विलय कर दिया जाता है। बस इतनी सी बात इसके अंदर होती है 5वें चरण में। और उसके लिए भरतपुर धौलपुर के विलय के लिए कौन सी समिति बनाई जाती है? डॉक्टर शंकर देवराय समिति। तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि भरतपुर धौलपुर रियासत कौन दोस्तों? भरतपुर व धौलपुर रियासत, भरतपुर धौलपुर रियासत भाषा व संस्कृति के आधार पर, भाषा व संस्कृति के आधार पर यूपी में मिलना चाहती थी, यूपी में मिलना चाहती थी, लेकिन जनमत करवाने पर 90% जनसंख्या राजस्थान में मिलना चाहती थी, मिलना चाहती थी। इसलिए भरतपुर धौलपुर का, भरतपुर व धौलपुर का, भरतपुर व धौलपुर का राजस्थान में विलय हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से राजस्थान में इसका क्या होता है? यहाँ पर लाडलो विलय हो जाता है इसका, भरतपुर धौलपुर का। और भरतपुर धौलपुर की समिति
की जो सिफारिश थी वो सिफारिश किसने की, यहाँ पर डॉक्टर शंकर देवराय समिति के द्वारा यहाँ पर क्या की जाती है, सिफारिश की जाती है। अब आइए चलते हम यहाँ पर अगला जो चरण है वो है दोस्तों कौन सा, छठा चरण। छठा चरण, 5 चरण समाप्त है। छठे चरण में वही बात कब हुआ, तो आपको सबको पता है कब हुआ था, 15-26 ध्यान रखना 26 जनवरी 1950 ईस्वी, और इसी दिन भारत का संविधान भी लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को हो गया। नाम क्या रखा गया, तो दोस्तों यहाँ पर इसका नाम क्या रखा गया था, राजस्थान। क्या रखा गया था, राजस्थान जो है इस प्रदेश का नाम रखा गया, और इसी दिन जो है राजस्थान की राजधानी जयपुर और राजस्थान को राजस्थान नाम की जो है मान्यता संविधान के आधार पर संवैधानिक जो मान्यता है वो हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। तो राजस्थान और राजधानी हमने क्या बना दी यहाँ पर, तो राजधानी बनाई गई दोस्तों कौन सी, जयपुर। राजधानी क्या बनाई गई, जयपुर यहाँ पर बनाई जाती है। तो छठा चरण क्या है, इसका कब होता है और नाम क्या रखा, राजस्थान, और राजधानी किसे बनाया गया, जयपुर को बनाया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना 26 जनवरी 1950 के दिन ही इन दोनों को, राजस्थान को और राजधानी जयपुर को क्या होती है लाडलो, संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। क्या हुई, संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई इन दोनों को। तो ठीक है, तो कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 को। उससे पहले हम राजपूताना कहते थे, हम इसे राजस्थान बोल देते थे, हमारे मन में आता था जो नाम देते थे, लेकिन कागजी आधार पर इसको क्या नाम मिला दोस्तों, राजस्थान कब मिला, संवैधानिक मान्यता कब मिली इसको, 26 जनवरी 1950 को प्राप्त होती है। अब आगे चलिए दोस्तों, यहाँ पर विलय किसका होता है। देखो विलय के बारे में दिलचस्प कहानी, पूरा राजस्थान एक हो चुका था सर, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से बिलोंग करते थे, और राजस्थान का एक जिला है जिसको वर्तमान में जिला है, पहले रियासत थी, ये संयुक्त बृहत्तर राजस्थान, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान और सिरोही रियासत। कौन सी रियासत, सिरोही रियासत। लेकिन सिरोही रियासत में आबू, देलवाड़ा और 89 गांवों को छोड़कर, 89 गांवों को छोड़कर इनको छोड़ा जाए, और बची जो सिरोही रियासत थी उन सिरोही रियासत का राजस्थान में क्या कर दिया जाता है, विलय किया जाता है। तो सिरोही के इन गांवों को क्यों छोड़ा गया, अगर वल्लभ भाई पटेल चाहते तो पूरी की पूरी रियासत को ही इधर मिला देते ना राजस्थान में, या पूरी एमपी में ले जाए, गुजरात में ले जाए, लेकिन क्यों नहीं ले गए, किस प्रकार से क्या हुआ, उसका कारण है हम यहाँ पर देखते दोस्तों, सिरोही का विलय। किसका विलय, सिरोही का विलय। देखिएगा सिरोही के विलय के बारे में, सुनो सिरोही का विलय जो है, और सिरोही के विलय के बारे में सुनिएगा क्या होता है, किस प्रकार होता है, एक बार सुनो। सबसे पहली बात, एकीकरण के समय इसका राजा कौन था, यहाँ का शासक, तो यहाँ का शासक कौन बना, लाडलो अभय सिंह। इसे बनाया गया, अभय सिंह को क्या बनाया गया, सिरोही का शासक था, वो बनाया गया था, मतलब सिरोही का शासक कौन था, अभय सिंह था। ठीक है, सिरोही का शासक कौन है, अभय सिंह। अब कहानी सुनते जाते, नवंबर 1947 की बात है दोस्तों, नवंबर 1947, इसे नवंबर 1947 को पटेल जी ने, इसने पटेल जी ने सिरोही का विलय, सिरोही का विलय बॉम्बे संघ में किया।
बॉम्बे संघ में किया। क्या होता है, सबसे पहले जो सिरोही रियासत थी ना, इस सिरोही रियासत का विलय कहाँ कर दिया जाता है? इस सिरोही रियासत का जो विलय है, वो सिरोही रियासत का विलय बॉम्बे संघ के अंदर कर दिया जाता है। और कौन करता है दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसका यहाँ पर विलय कर देते हैं। ठीक है, अब क्यों करते हैं? क्योंकि सिरोही जो है ना, उनको पता था पर्यटन, भौगोलिक और इन सब के आधार पर अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि सिरोही का जो मौसम है बिल्कुल ठंडा मौसम, माउंट आबू जैसे क्षेत्र वहाँ है, बर्फ वहाँ गिरती है, तो इसलिए सिरोही जो थी, इस सिरोही को विलय सबसे पहले कहाँ किया गया? बॉम्बे संघ में किया गया। लेकिन दोस्तों 10 अप्रैल व 14 अप्रैल 10 अप्रैल व 14 अप्रैल को राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो हीरालाल शास्त्री थे, राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों उस समय? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री ने पटेल जी को पत्र लिखा। 14 अप्रैल को हीरालाल जो शास्त्री थे, इन हीरालाल जो शास्त्री है, हीरालाल शास्त्री ने पटेल जी को क्या लिखा? पत्र लिखा। पटेल जी को क्या लिखा? पत्र लिखा और कहा, पटेल जी को पत्र लिखा और कहा, क्या कहा? तो इन्होंने कहा सिरोही का मतलब है गोकुल भाई भट्ट, और गोकुल भाई भट्ट के बिना हम राजस्थान नहीं चला सकते। आप कुछ भी कर लो पटेल साहब, लेकिन हमें गोकुल भाई भट्ट चाहिए। गोकुल भाई भट्ट कब आएंगे? जब सिरोही हमारे पास आई। तो ऐसा इन्होंने कहा। क्या कहा इन्होंने? कहा सिरोही का अर्थ है, सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई भट्ट। सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई भट्ट, और हम भट्ट के बिना, गोकुल भाई भट्ट के बिना राजस्थान नहीं चला सकते, राजस्थान नहीं चला सकते। जैसे ही ये पत्र नेहरू जी को उसको मिलता है, वल्लभ भाई पटेल को, तो वो क्या करते हैं यहाँ पर? वो कुछ भी नहीं करते। पत्र मिला, पढ़ा, नो रेस्पॉन्स, तुम लिखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो मिला दिया बॉम्बे में इसको। अब बॉम्बे में मिला दिया, लेकिन सिरोही के बारे में उनको पहले पता था ये सिरोही एक कामयाब रियासत होगी आने वाले समय में, तो उसके लिए उन्होंने सब काम कर दिया। लेकिन हुआ क्या? उस समय की बात है, अभी की बात नहीं, उस समय की बात है। क्या बात है? तो भाई भट्ट और हम भट्ट के बिना क्या नहीं चला सकते? राजस्थान नहीं चला। मैं चलाऊं सर। अब आगे आता है 18 तारीख, 18 अप्रैल 1948 को। कब? 18 अप्रैल 1948 को पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उदयपुर की यात्रा पर आते हैं, उदयपुर की यात्रा पर आते हैं। ठीक है, तो पंडित नेहरू कहाँ आते हैं? 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर आए। ठीक है, अब जैसे ही ये उदयपुर आते हैं, इसकी खबर हीरालाल जी को चलती है, तो हीरालाल जी अपने लोगों को लेकर पहुंच जाते हैं इनके पास, और पहुंच करके क्या कहते हैं कि हमें तो सिरोही चाहिए। सिरोही की क्या करी? मांग की। तो ध्यान रखना, 18 अप्रैल 1948 को पंडित नेहरू उदयपुर यात्रा पर आते हैं, उदयपुर आए, उदयपुर आए। तो हीरालाल शास्त्री ने उनसे मिलकर, अकेले हीरालाल जी नहीं थे, उनके साथी भी थे, उनसे मिलकर सिरोही के विलय की मांग की। सिरोही के विलय की क्या की दोस्तों? यहाँ पर मांग की। किसने की ये मांग? हीरालाल शास्त्री ने। किससे की लाडलो? यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू से की कि आप भारत के प्राइम मिनिस्टर हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपकी बात मानेंगे, और आपकी बात मानेंगे तो आप ऐसा काम करिएगा। अब ये बातें हो गई, हो जाती। अब नेहरू जी वापस कहाँ जाते? दिल्ली जाते हैं। पटेल जी से बातचीत करते कि ये क्या कर रहे हो आप, राजस्थान में विद्रोह भड़क सकता है। तो नेहरू जी कहते हैं, सॉरी पटेल जी कहते हैं कि हाँ अब मैं क्या करूंगा, मिला दूंगा।
क्या करूंगा, मिला देता हूँ, चलो आप कह रहे हो तो आपकी बात भी कैसे डाल सकते हैं। तो उसी की तर्ज पर 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को, लेकिन पटेल जी ने शर्त रखी कि मैं कुछ भागों में नहीं मिलाऊंगा, सिरोही चाहिए ना, सिरोही दूंगा उनको। अब उन्होंने सिरोही देने का वादा किया और वादा निभाया भी। कैसे निभाया? आबू देलवाड़ा, आबू देलवाड़ा वो निवासी गांवों को छोड़कर, निवासी गांवों को छोड़कर शेष सिरोही का, शेष सिरोही का राजस्थान में क्या कर देते हैं, विलय कर देते हैं। राजस्थान में क्या कर दिया, विलय किया। ठीक है, तो दोस्तों ये बातें थी हमारे पास पांचवें चरण और छठे चरण के अंदर। देखिएगा पांचवें चरण और छठे चरण में आपने क्या पढ़ा, तो ज्यादा कुछ भी नहीं है सर। पांचवा चरण कब हुआ, नाम क्या था, विलय किसका हुआ, मुख्यमंत्री कौन था, पद मंत्रिमंडल सब जो है। तो यहाँ पे पांच चरण में मैंने नहीं लिखा, लेकिन बाकी सात छठे चरण में जितने भी पद है ये सब पांचवें चरण के समान है, सारे के सारे पांचवें चरण के समान है। और पांचवें चरण में किसके समान है, चौथे चरण में एक व्यक्ति बढ़ता है, कौन, शोभाराम कुमावत यहाँ पर बनता है। तो दोस्तों ये कौन सा चरण है, छठा चरण। सिरोही का विलय, देखो नेहरू जी नहीं आते तो सिरोही शायद हमें मिलती भी नहीं, लेकिन हमने सिरोही की मांग करी, हमें सिरोही चाहिए थी, हीरालाल शास्त्री गए, मांगी तो आधी सिरोही हमें मिली, लेकिन हम इतने से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। अब चलिए हम एक चरण और करेंगे, उसका नाम क्या है, सातवां चरण। चलिएगा सातवां चरण। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या क्या होता है सातवें चरण के समय। तो सातवां चरण जो है ये कब होता है, तो आप ध्यान रखना सबसे पहले, सातवां चरण होता है कब होगा, सातवां चरण, सातवां चरण आप सभी को पता है कब होगा सातवां चरण। कहा था 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को ऐसा क्या हुआ कि एक तो 26 जनवरी 1950, फिर 5 साल का गेप लगने के बाद वापिस हम सातवां चरण करें, हमें लेना तभी ले लेते नहीं। कुछ मांगे उठ रही थी दोस्तों भारत के विभिन्न भागों पर। क्या होता था, भारत के विभिन्न भागों पर क्या होता है, यहाँ पर मांगे उठ रही थी कि हमें इस राज्य में मिलाओ, हमें इस राज्य में मिलाओ। और जब ऐसी मांगे उठ रही थी तो यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इसके लिए इसका उपयोग किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इसके बारे में 3 प्रश्न है, कब, अध्यक्ष कौन था और सदस्य कौन था, सदस्य, अध्यक्ष और कब। तो दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या किया गया, यहाँ पर गठन किया गया। और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया, तो 22 दिसंबर 1953 को किया जाता है। इसके अध्यक्ष थे कौन, फैजल अली और हृदयनाथ कुंजरू, और इसके अलावा सरदार पन्नीकर जो इसके क्या थे, सदस्य थे। काम क्या था इसका, इसका कार्य भी ध्यान रखना, इसका काम कुछ भी नहीं था। तो एकीकरण के दौरान जो भाग गलती से किसी दूसरे राज्य में मिल गया था उसे वापस जो है सही स्थान पर भाषा और संस्कृति के आधार पर पुनः दूसरे राज्य में क्या करना, यहाँ पर मिलाना और एक रिपोर्ट बनाना। ये जो भाग है, जैसे भरतपुर, धौलपुर, कहीं इधर आ रहे हो तो उनको अगर यूपी में जाना हो तो भेजा जाए, अगर जबरदस्ती से मिला दिया गया एकीकरण के समय, तो सारी चीजों के लिए जो इनको कार्य दिया गया। और 1956 में समिति अपनी क्या करती है, रिपोर्ट सौंपती है। तो देखिए क्या होता है, कब होता है, 22 दिसंबर 1953 को इसका गठन होता है। हर अध्यक्ष इसके कौन थे दोस्तों, फैजल अली इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और इसका जो है सदस्य कौन था, हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू और सरदार पन्नीकर, सरदार पन्नीकर जो थे इस समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। और इसका कार्य क्या था, तो कार्य एक ही था दोस्तों, एकीकरण के दौरान, एकीकरण के दौरान गलत या एकीकरण के दौरान गलत स्थानों पर भाषा व
संस्कृति के आधार पर, भाषा व संस्कृति के आधार पर मिलाए गए स्थानों की रिपोर्ट तैयार करना। मिलाए गए स्थानों की क्या तैयार करना दोस्तों? रिपोर्ट तैयार करना। यानी जो स्थान गलत जगह पर मिला दिए गए थे गलती से, उनकी एक रिपोर्ट बनाना और उस रिपोर्ट को केंद्र सरकार को सौंपना। अब रिपोर्ट तैयार कर दी, रिपोर्ट तैयार ये जो है 1955 में क्या करती है, ये रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है दोस्तों? तो 1955 में ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट सौंपी। इस आयोग ने 1955 में क्या कर दी, यहाँ पर रिपोर्ट सौंपी और इस रिपोर्ट के आधार पर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में निम्न कार्य हुए इस रिपोर्ट के आधार पर। सबसे पहला क्या रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्य होता है? तो पहला काम आप देखिएगा, अजमेर। नाम सुन रहे होंगे आप लोग, अजमेर क्या था? राजस्थान का हृदय, राजस्थान का दिल, गुर्दा कौन है? अजमेर। देखो अजमेर का विलय जो है वो अजमेर का विलय यहाँ पर किया जाता है। अजमेर का जो विलय है वो अजमेर का विलय कौन करेगा यहाँ पर दोस्तों? तो देखिएगा अजमेर का विलय कौन करता है। देखिए दोस्तों, आज हम इस चरण को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला कार्य हम क्या करते हैं यहाँ पर? अजमेर का विलय। अजमेर का विलय, अब देखो होता क्या है, अजमेर के बारे में देखते हैं। अजमेर क्या था? अभी तक हमने मिलाया क्या? नहीं मिलाया। क्यों नहीं मिलाया? क्योंकि अजमेर ने खुद अपना राज्य बना लिया था। क्या बना लिया था? राज्य बना लिया था। और यहाँ के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे, प्रथम सीएम जो है वो कौन बन जाते हैं यहाँ पर दोस्तों? हरिभाऊ उपाध्याय बन जाते हैं। क्या होता है अजमेर में? 26 जनवरी 1950 अजमेर के अंदर प्रथम विधानसभा चुनाव, कौन सा दोस्तों? प्रथम विधानसभा चुनाव 30 सीटों पर हुआ। 30 सीटों पर हुआ। कितनी सीटों पर यहाँ पर अजमेर के अंदर प्रथम जो विधानसभा चुनाव है वो 30 सीटों पर होता है। और इसके जो पहले सीएम थे, अजमेर के प्रथम सीएम, अजमेर के पहले मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री, पहले सीएम कौन बन जाते दोस्तों? हरिभाऊ उपाध्याय यहाँ पर बन जाते हैं। अब इस आयोग ने यहाँ पर क्या किया? जनमत किया, मतलब घर घर गए, रिपोर्ट बनाई। यहाँ के जो व्यक्ति थे वो व्यक्ति भी हमारे कहाँ पर? राजस्थान में मिलना चाहते थे। लेकिन दोस्तों क्या ऐसे ही मिल जाएंगे क्या? क्या ये व्यक्ति हरिभाऊ उपाध्याय ऐसे ही अजमेर को राजस्थान में विलय करवा दे क्या? नहीं करवाएगा। तो अजमेर का राजस्थान में विलय कब होता है? तो अजमेर का राजस्थान जो शर्त सभी राजा रख रहे थे, वही शर्त यहाँ के मुख्यमंत्री साहब ने रखी। क्या रखी? कि अजमेर को राजधानी बनाने की शर्त पर अजमेर का विलय हुआ। ठीक है, राजधानी बनाने की तर्ज पर अजमेर का क्या हो जाता है? विलय कर देते हैं। इनसे कहा गया कि अजमेर जो है, इस अजमेर को क्या बना देंगे? तुम्हारे राजधानी बना देंगे तुम्हारी अजमेर को। तो आप राजधानी बनाइएगा और जैसे हम तुम्हारी अजमेर को राजधानी बनाएंगे, आप जो है विलय कर दीजिएगा। हो गया। अब मान्यता तो जयपुर को हो चुकी थी ना, अपने जयपुर को दे दी थी मान्यता कि तुम राजधानी हो तुम्हारी वाली। अब हम अजमेर को बना देंगे, लेकिन अजमेर को बनाने के लिए हमें संविधान में संशोधन भी करना पड़ेगा। और जब संविधान में संशोधन होता है तो बात की बात है, संविधान में संशोधन, तो संविधान में संशोधन हम करेंगे। लेकिन देखो संशोधन होता है, वास्तव में क्या होता है? संविधान में संशोधन होता है। और कौन सा? 7वां संविधान संशोधन। ये रिपोर्ट दी और इसके आधार पर 1 नवंबर 1956 को
संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन हुआ और उसके आधार पर हमारे राजस्थान में निम्न कार्य होते हैं। कब? 1 नवंबर 1956 को 7वें संविधान 1956 7वें संविधान संशोधन के अधीन राजस्थान के अंदर निम्नलिखित कार्य किए गए। अजमेर में विलय कर रहे हैं, जब अजमेर में ही अजमेर का विलय कर रहे हैं तो राजधानी हमने जयपुर दे रखी थी ना पहले ही, अजमेर बनाएंगे तो हमें और प्रोसेस करना पड़ेगा। इसके लिए हमने क्या कर दिया, विवाद सुलझाते हैं, और विवाद सुलझाने के लिए हम एक समिति बनाते हैं दोस्तों, उसका नाम क्या है? पी सत्यनारायण राव समिति। पी सत्यनारायण राव समिति। पी सत्यनारायण राव समिति का यहाँ पर क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। और इस सत्यनारायण राव समिति के जो सदस्य थे वो सदस्य कौन थे? वी के गुप्ता और वी स्वामीनाथन। कौन थे दोस्तों? वी के गुप्ता और वी स्वामीनाथन जो थे वो इस समिति के क्या बन जाते हैं लाडो? यहाँ पर सदस्य बन जाते हैं। और इनके द्वारा काम क्या था? इनका काम देखो, राजधानी विवाद चल रहा है, इनका कार्य क्या है? अजमेर व जयपुर, अजमेर व जयपुर के मध्य, अजमेर व जयपुर के मध्य राजधानी विवाद सुलझाना, अजमेर व जयपुर के मध्य राजधानी विवाद को क्या करना दोस्तों? सुलझाना। और राजधानी विवाद को सुलझाने का जो कार्य है ये सुलझाना कौन करेगा? यहाँ पर पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर किया जाता है। ठीक है, और ये समिति जो रिपोर्ट देती है वो रिपोर्ट किसके आधार पर देती है? तो इस समिति की रिपोर्ट किसके ऊपर जाएगी? जयपुर के पास जाती है। तो इस समिति ने जयपुर को राजधानी बनाए रखने का, जयपुर को राजधानी बनाए रखने का प्रस्ताव रखा। राजधानी बनाए रखने का क्या किया जाता है दोस्तों? यहाँ पर प्रस्ताव रखा जाता है और जयपुर ही हमारी क्या बन जाती है? यहाँ पर राजधानी बन जाती है। पहला काम तो ये हुआ। दूसरा काम क्या होता है? आबू, देलवाड़ा व निवासी गांवों का विलय किया जाता है। विलय किया किसमें किया? राजस्थान में। भाई ये जो हमने दे दिए थे ना एमपी में, यूपी में मिला दिए, सॉरी गुजरात के अंदर मिला दिए थे, बॉम्बे महाराष्ट्र के अंदर पटेल जी ने मिला दिए थे, तो इनको वापिस राजस्थान में लाया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 1 नवंबर 1956 के। अब दोस्तों क्वेश्चन बनता है वीडियो एग्जाम के बाद, बिहार का क्वेश्चन है, इस सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था। सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था 1948, 1949, 1956 और 1900 या इनमें से कोई। तो जब सिरोही के संपूर्ण विलय की बात की जाएगी तो विलय कब हुआ था सिरोही का? 1956 को हुआ था। ठीक है, ये बात दिमाग में डालना। 1 नवंबर 1956 को सिरोही का क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर विलय हो जाता है। तीसरा काम, 2 गांवों की अदला बदली, 2 गांवों की अदला बदली। अब 2 गांवों की अदला बदली करेंगे तो अदला बदली क्यों करेंगे? क्योंकि उन दोनों गांवों में कुछ दिक्कत आ रही होगी, इसलिए अदला बदली की। और अदला बदली क्या करी अपने? तो राजस्थान का सिरोंज गांव एमपी में और एमपी का सुनेल टप्पा गांव राजस्थान में मिलाया। तो ध्यान रखना, राजस्थान का सिरोंज गांव या सिरोंज गांव एमपी में व एमपी का सुनेल टप्पा, एमपी का सुनेल टप्पा राजस्थान में मिलाया, राजस्थान में विलय कर दिया गया। चौथा काम ध्यान रखना दोस्तों, राज प्रमुख व महाराज प्रमुख, राज प्रमुख व महाराज प्रमुख का पद समाप्त किया गया, समाप्त किया गया व राज्यपाल पद का सृजन हुआ, राज्यपाल पद का सृजन किया। ठीक है, और राजस्थान के प्रथम जो राज्यपाल है वो बनते कौन?
सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जो है राजस्थान की क्या बन जाते हैं, पहले राज्यपाल बन जाते हैं। और इसी के साथ राजस्थान के एकीकरण का पूरे विधि विधान से क्या होता है दोस्तों, समापन होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, लाडलो, आप सभी ने जो सपोर्ट बनाए रखा है इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। थोड़ा सपोर्ट और करिए और जो है इस कंटेंट को लगातार देखते रहिए, पढ़ते रहिएगा। आप सभी के काम आने वाली चीजें हैं और सबसे अधिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हम आगे एमसीक्यू क्लासेज पढ़ेंगे। हमारे 2 टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री में कंप्लीट हो चुके हैं। राजस्थान के इतिहास के अंदर 1857 की क्रांति और दूसरा है कौन सा, राजस्थान का एकीकरण। दोनों ही टॉपिक ऐसे मेरे लाडलो जो किसी भी भर्ती परीक्षा में राजस्थान एग्जाम के अंदर एक प्रश्न दोनों टॉपिकों से आएगा ही आएगा, ऐसा मैं लिख कर दे सकता हूँ आप लोगों को। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। कल वापस मिलेंगे नए क्लास के साथ। थैंक यू वेरी मच।